अध्याय 91, धोखे की परछाइयां और एक चौंकाने वाली माफी। जयंत हुड्डा ने गौरव सिंह के चेहरे को ध्यान से देखा। वह आदमी पूरी तरह से शांत हो गया था, उसका पे उसके होठों तक पहुंचने से पहले ही रुक गया था। तुम चाहते हो कि मैं क्या करूं? गौरव ने आखिरकार पूछा, अपना गिलास जानबूझकर सावधानी से नीचे रखते हुए। मैं मुस्कुराया, उसकी बेचैनी का आनंद ले रहा था। तुमने मुझे ठीक से सुना, ईशा अग्रवाल का अपहरण करो। गौरव पीछे झुक गया, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। क्या तुम समझते हो कि तुम क्या मांग रहे हो? अग्रवाल कोई मामूली परिवार नहीं है जिनसे तुम बिना नतीजों की परवाह किए दुश्मनी मोल ले सकते हो। अकेले माइकल अग्रवाल ही, मैं जानता हूं कि वे कौन है, मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि अगर हम निर्णायक रूप से कार्य नहीं करेंगे तो हम क्या खो देंगे। राहुल कुमार को रोकना होगा, और जिस औरत की वह परवाह करता है उसका अपहरण करना ही तुम्हारा समाधान है। गौरव अब सच में चिंतित लग रहा था। जयंत, यह पागलपन है। मैंने उसे मन ही मन जोखिमों की गणना करते हुए देखा। गौरव हमेशा महत्वाकांक्षी लेकिन सतर्क रहा था, एक ऐसा आदमी जो परछाइयों में काम करना पसंद करता था। अब मुझे उसे सही धक्का देना था। हुड्डा परिवार नहीं भूलेगा कि जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी तब हमारे साथ कौन खड़ा था, मैंने सहजता से कहा। जब हम फिर से खड़े होंगे, और हम जरूर होंगे, उन लोगों को दिल खोलकर इनाम दिया जाएगा जिन्होंने हमारी मदद की। गौरव की आंखों में दिलचस्पी की चमक आए। और अगर तुम फिर से खड़े नहीं हुए तो तब तुम्हें आराम से गायब होने के लिए पर्याप्त पैसा दिया जाएगा, मैंने उसे आश्वस्त किया। लेकिन बड़ा सोचो गौरव, ये तुम्हारे लिए हमारे भीतरी दायरे में एक स्थायी जगह पक्की करने का मौका है। मेरे पिता हमेशा प्रभारी नहीं रहेंगे। मैं देख सकता था कि उसकी अभिव्यक्ति में लालच और डर के बीच लड़ाई चल रही थी। लालच जीत रहा था। ठीक है, इस काम में क्या क्या करना होगा? उसने सावधानी से पूछा। सीधा साधा, ईशा को लो, उसे कहीं सुरक्षित जगह पर रखो, और राहुल कुमार को ये बता दो कि उसकी लगातार भलाई इस बात पर निर्भर करती है कि वह पीछे हट जाए। एक बार जब वह हमारे व्यापारिक हितों को हुए नुकसान को उलट देगा तो हम उसे बिना नुकसान पहुंचाए छोड़ देंगे। गौरव बिना किसी हास्य के हंसा। इसमें कुछ भी सीधा साधा नहीं है। अग्रवाल की हवेली में सुरक्षा इतनी तगड़ी है कि सरकारी सुविधाओं को भी जलन होगी। तो कोई और तरीका ढूंढो, मैंने जोर दिया। उसकी दिनचर्या का पालन करो। हर किसी की कमजोरियां होती हैं। गौरव ने मेज पर अपनी उंगलियां थपथपाईं, और मैं जानता था कि वह अपनी आपत्तियों के बावजूद पहले से ही योजना बना रहा था। अगर, और यह एक बहुत बड़ा अगर है, मैं इस पागलपन पर विचार करूं तो मुझे गारंटी चाहिए। तुमसे लिखित निर्देश चाहिए कि ठीक ठीक क्या करना है। कुछ भी होने से पहले विदेश में पैसा स्थानांतरित करना होगा, और एक कानूनी निकास रणनीति भी। मैंने सिर हिलाया। बेशक, और अगर सब कुछ गलत हो जाए तो? उसने सीधे पूछा। तो तुम कभी मुझसे नहीं मिले थे, मैंने ठंडेपन से जवाब दिया। और कोई भी सबूत जो इसके विपरीत होगा वह तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण होगा। गौरव ने एक लंबे समय तक मेरी ओर घूरने के बाद धीरे धीरे सिर हिलाया। मुझे एक टीम बनाने और एक योजना तैयार करने के लिए 3 दिन लगेंगे। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे हम जल्दबाजी में कर सकते हैं। तुम्हारे पास 2 दिन हैं, मैंने पलटवार किया। हर दिन हम इंतजार करते हैं, हुड्डा समूह और ज्यादा पैसा गंवाता है। ठीक है, उसने आह भरी। 2 दिन, लेकिन याद रखना जयंत, अगर मैं पकड़ा गया तो मैं अकेला नहीं गिरूंगा। मैं हल्के से मुस्कुराया। तो पकड़े मत जाना। जैसे ही गौरव चला गया, मैंने अपने पे का एक लंबा घूंट लिया, उसके जलने का आनंद लिया। मेरे पिता ने शायद अपना साहस खो दिया था, लेकिन मैं समझता था कि क्या करने की जरूरत थी। कभी कभी जिंदा रहने के लिए तुम्हें क्रूर होना पड़ता था। मैंने गौरव को यह नहीं बताया कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो मेरा हमारे समझौते का सम्मान करने का कोई इरादा नहीं था। अगर जरूरत पड़ी तो वह एक आदर्श बलि का बकरा बनेगा, एक हताश आदमी जो अपने फायदे के लिए अकेले ही अग्रवाल के खिलाफ काम कर रहा था। कभी कभी हुड्डा की विरासत के बड़े भले के लिए बलिदान करना पड़ता था। शामगढ़ शहर में अपने होटल के कमरे में वापस, मैंने सावधानी से उन दुर्लभ जड़ी बूटियों को पैक किया जो मैंने खरीदी थीं। अष्टगुणित प्राण घास की कीमत मुझे एक छोटा सा भाग्य चुकानी पड़ी थी, लेकिन अगर यह मेरी साधना को आगे बढ़ाने में मदद कर सकती थी तो यह हर सिक्के के लायक थी। शामगढ़ शहर में 3 दिन उत्पादक रहे थे। जड़ी बूटियां खरीदने के अलावा मैंने कई अनुभवी रसोइयों के साथ मूल्यवान संबंध बनाए थे जिन्होंने मेरे साथ अपना ज्ञान साझा करने का वादा किया था। मेरी साधना तेजी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन मैं जानता था कि मुझे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए केवल कच्ची शक्ति से ज्यादा की जरूरत थी। जैसे ही मैंने जड़ी बूटियों वाले सुरक्षात्मक केस को सील किया, मेरे फोन पर एक संदेश आया। विशाल मिश्रा। मैंने माथे पर बल डाला और कुछ हिचकिचाहट के साथ इसे खोला। राहुल, कल शाम 8 बजे अंबरनगर के मत्स्य भोजनालय में मेरे साथ भोजन पर आओ। कुछ महत्वपूर्ण बातें करनी है विशाल। मैंने संदेश को घूर कर देखा, अपने मन में संभावनाओं को टटोलने लगा।
विशाल ने उन संघर्षों में खुद को अपेक्षाकृत तटस्थ साबित किया था जिनमें मैं शामिल था, लेकिन वह अभी भी हुडा से जुड़ा हुआ था। यह आसानी से एक जाल हो सकता था। फिर भी अगर मैंने इनकार कर दिया तो मैं महत्वपूर्ण जानकारी खो सकता था। मैं जिस खेल को खेल रहा था उसमें ज्ञान ही शक्ति था। मैंने एक संक्षिप्त जवाब टाइप किया, मैं वहां रहूंगा। फिर मैं अपनी पैकिंग पर लौट आया, मानसिक रूप से अपनी योजनाओं को बदल दिया। मैंने अंबरनगर लौटने के बाद अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक एकांत स्थान खोजने का इरादा किया था, लेकिन उसे इंतजार करना होगा। अगली सुबह अंबरनगर वापस जाने की ड्राइव ने मुझे सोचने के लिए पर्याप्त समय दिया। सुबह का सूरज सड़क पर लंबी परछाइयां डाल रहा था क्योंकि मैंने अपनी अगली चालों पर विचार किया। शर्मा परिवार को बेअसर करने और अग्रवाल के साथ अपनी स्थिति सुरक्षित करने के बाद मुझे विजयी महसूस करना चाहिए था। इसके बजाय बेचैनी की एक लगातार भावना मेरा पीछा कर रही थी। मेरे पास अभी भी बहुत सारे अनुत्तरित प्रश्न थे। मेरे पिता कौन थे? गिब्सन ने उनकी अंगूठी को क्यों पहचाना? और मैं धीरे धीरे अपने भीतर जो शक्ति उजागर कर रहा था उसकी सही सीमा क्या थी? इन सब से सबसे ज्यादा दबाने वाला सवाल था, ईशा के साथ क्या हो रहा था? हमारी आखिरी बातचीत ने हमारे बीच की बातों को अनसुलझा छोड़ दिया था। जो खिंचाव मैं उसकी तरफ महसूस करता था वह निर्विवाद था, लेकिन हमारे रिश्ते के आसपास की जटिलताएं हर दिन बढ़ती हुई प्रतीत हो रही थीं। जैसे ही मैं अंबरनगर की शहर की सीमा के पास पहुंचा, मेरा फोन बजा। मानसी वर्मा, राहुल, उसकी आवाज साफ सुनाई दी। वापस स्वागत है। क्या तुम्हें वह मिल गया जिसकी तुम्हें शामगढ़ में जरूरत थी? हाँ, मैंने जवाब दिया। जड़ी बूटियां मेरी अगली प्रगति में मदद करेंगी। अच्छा, तुम्हारी अनुपस्थिति में कुछ बातें सामने आई हैं। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जिसने मुझे स्टीयरिंग व्हील को और कसकर पकड़ने पर मजबूर कर दिया। किस तरह की बातें? हुडा समूह पतन के कगार पर है। सत्येंद्र हुडा तुमसे मिलने के लिए विभिन्न बिचौलियों के माध्यम से पहुंच रहा है। मैंने माथे पर बल डाला। विशाल मिश्रा ने मुझे आज रात के खाने पर आमंत्रित किया है। मेरा मानना है कि यह उसी से संबंधित है। लगभग निश्चित रूप से, मानसी ने पुष्टि की। सावधान रहना, राहुल। हताश आदमी अप्रत्याशित होते हैं। मैं हमेशा रहता हूँ, मैंने उसे आश्वस्त किया। जैसे ही मैं अंबरनगर में प्रवेश कर रहा था, मैंने कॉल समाप्त कर दी। मैंने दोपहर का समय अपने अपार्टमेंट में वापस जमने और अपने नवप्राप्त जड़ी बूटियों को अपने साधना कक्ष में सुरक्षित करने में बिताया। शाम तक मैं एक साधारण लेकिन सुरुचिपूर्ण गहरे रंग के सूट में था, मत्स्य भोजनालय की ओर जा रहा था। ये रेस्तरां अंबरनगर के सबसे पुराने प्रतिष्ठानों में से एक था, जो अपने विवेक और निजी भोजन क्षेत्रों के लिए जाना जाता था। उन बातचीत के लिए एकदम सही जो सार्वजनिक कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए थी। जैसे ही मैं अंदर गया, हेड वेटर ने मेरा नाम पूछे बिना मुझे पीछे के एक निजी कमरे में ले गया। साफ था, मेरा इंतजार किया जा रहा था। जब दरवाजा खुला तो मैंने अपने आश्चर्य के बावजूद एक तटस्थ अभिव्यक्ति बनाए रखी। विशाल मिश्रा वहां थे, जैसा कि वादा किया गया था, लेकिन वह अकेले नहीं थे। सत्येंद्र हुडा उनके बगल में बैठे थे, जो पिछली बार जब मैंने उन्हें देखा था उससे काफी थके हुए लग रहे थे। मैं दरवाजे पर रुक गया, तुरंत किसी भी जाल के संकेतों के लिए चौकन्ना हो गया। मेरी आंखों ने कमरे को स्कैन किया, पुष्टि की कि वहां केवल 2 ही आदमी मौजूद थे। राहुल, विशाल ने मेरा गर्मजोशी से स्वागत किया, मुझसे हाथ मिलाने के लिए खड़े होकर। आने के लिए धन्यवाद। मैंने रूखा सा सिर हिलाया, उनके सामने की सीट ले ली, लेकिन जरा भी उकसावे पर हिलने के लिए तैयार रहा। आपने यह नहीं बताया कि सत्येंद्र भी हमारे साथ होंगे, मैंने विशाल से कहा, अपने संदेह को छिपाने की परवाह किए बिना। अगर मैं बताता तो क्या तुम आते? विशाल ने एक जानकार मुस्कान के साथ पूछा। सत्येंद्र हुडा ने मुझे ध्यान से देखा और फिर अपना गला साफ किया। श्रीमान कुमार, मैं तुम्हारी सावधानी समझता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ, यह मुलाकात वह नहीं है जिसकी तुम उम्मीद कर सकते हो। ओह, मैंने एक भान उठाए। और मैं एक ऐसे आदमी से ठीक क्या उम्मीद करूं जिसका परिवार बार बार मुझे नष्ट करने की कोशिश कर चुका है। सत्येंद्र ने मेरी सीधी बात पर थोड़ा सा मुंह बनाया। फिर उसने कुछ ऐसा किया जिसने मुझे सच में चौंका दिया। वह खड़ा हुआ और थोड़ा सा सिर झुकाया। इस रात्रिभोज का उद्देश्य, उसने मेरी नजर से सीधे मिलते हुए कहा, तुम्हें माफी मांगना है। मैं अविश्वास में उसे घूर कर देखता रहा। मुझे यकीन था कि मैंने गलत सुना था। सत्येंद्र हुडा, घमंडी अहंकारी सत्येंद्र हुडा, माफी मांग रहा था मुझसे। यह मेरी पहले की गलती थी। सत्येंद्र ने अपनी आवाज को नम्रता के बावजूद दृढ़ रखते हुए जारी रखा। इस बार मैंने अंकल शर्मा से कहा कि वह तुम्हें माफी मांगने के लिए यह मुलाकात तय करें। मैं सत्येंद्र हुडा को घूरता रहा, अपने सदमे को छिपाने के लिए संघर्ष कर रहा था। यह आदमी वही अहंकारी पितृसत्ता जिसने एक बार मुझे अपनी पॉलिश किए गए जूतों के नीचे की गंदगी की तरह देखा था, अब माफी मांग रहा था। हर प्रवृत्ति ने मुझे बताया कि यह एक जाल था। एक माफी, मैंने धीरे धीरे दोहराया, अपनी अभिव्यक्ति को तटस्थ रखते हुए। ये तो काफी बड़ा बदलाव है सत्येंद्र। विशाल मिश्रा ने अपना गला साफ किया।
शायद हम सबको बैठ जाना चाहिए और रात्रिभोज पर इस पर चर्चा करनी चाहिए। शेफ ने आज रात कुछ खास तैयार किया है। मैं अपनी सीट पर बैठ गया लेकिन अपनी सतर्कता बनाए रखी। सत्येंद्र का चेहरा थका हुआ लग रहा था, उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे जो पहले नहीं थे। जो कुछ भी उसे इस बिंदु तक लाया था उसने साफ तौर पर उस पर बुरा असर डाला था। आओ, शिष्टाचार पर समय बर्बाद न करें, मैंने मेज पर अपने हाथ जोड़ते हुए कहा। तुम किस बात के लिए माफी मांग रहे हो सत्येंद्र? मेरे व्यवसाय को बर्बाद करने की कोशिशों के लिए, किराए के गुंडों के लिए, या शायद मेरी प्रतिष्ठा को नष्ट करने के कई प्रयासों के लिए? सत्येंद्र ने मुंह बनाया। इन सब के लिए मैं अदूरदर्शी था। अदूरदर्शी, मैंने बिना हास्य के हंसते हुए दोहराया। ये कहने का एक तरीका है। विशाल ने बीच में हस्तक्षेप किया। राहुल, मैं जानता हूं कि तुम दोनों के बीच मतभेद हैं, लेकिन हम यहाँ एक आम जमीन खोजने के लिए हैं। तुम दोनों अंबरनगर में प्रभावशाली व्यक्ति हो। ये लगातार संघर्ष तुम दोनों में से किसी को भी फायदा नहीं पहुंचाता। मैं अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया। और तुम इस आम जमीन की चीख चीख क्या कल्पना करते हो? सत्येंद्र ने अपनी मुद्रा सीधी की। एक साझेदारी, खुदा समूह के संसाधन तुम्हारी अद्वितीय क्षमताओं के साथ मिलकर हम एक साथ बाजार पर हावी हो सकते हैं। तो ये था, एक सच्ची माफी नहीं बल्कि पश्चाताप के रूप में पेश किया गया एक व्यापार प्रस्ताव। मुझे गुस्से की एक चमक महसूस हुई लेकिन मैंने उसे रोके रखा। इसके बजाय मैंने अपने चेहरे पर एक धीमी मुस्कान फैलने दी। तुम जानते हो सत्येंद्र, 1 महीने पहले मैं इस पर विचार कर सकता था, लेकिन चीजें बदल गई हैं। अब मेरे पास आत्मा पोषण गोली का उत्पादन और वितरण करने के लिए विशेष अधिकार हैं। दिव्य औषधि संघ में मेरी स्थिति हर दिन मजबूत होती जा रही है। मैं रुका, उसकी अभिव्यक्ति को ध्यान से देख रहा था। मुझे बताओ, मुझे अपनी सफलता को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ क्यों साझा करना चाहिए जिसने एक बार मुझे क्या कहा था? फिर से भ्रम से भरा एक तुच्छ इंसान कहा था। सत्येंद्र का जबड़ा कड़ा हो गया, लेकिन उसके सम्मान के लिए उसने चारा नहीं लिया। बाजार कई खिलाड़ियों के लिए काफी बड़ा है। हमारी कंपनियां प्रतिस्पर्धा करने के बजाय एक दूसरे का पूरक हो सकती हैं। विशाल ने सिर हिलाया। इस बारे में तार्किक रूप से सोचो राहुल। खुदा समूह के वितरण नेटवर्क और तुम्हारे चिकित्सा नवाचारों के साथ तुम उन बाजारों तक पहुंच सकते हो जिनके बारे में तुमने अभी तक सोचा भी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय विस्तार बहुत अधिक संभव हो जाता है। मैंने पानी का एक घूंट लिया, अपने अगले शब्दों पर सावधानी से विचार कर रहा था। और क्या होता है जब हमारे हित अनिवार्य रूप से फिर से अलग हो जाते हैं? जब यहाँ सत्येंद्र ये तय करता है कि मैं अपनी उपयोगिता से अधिक हो गया हूँ। ऐसा नहीं होगा, सत्येंद्र ने जोर दिया, लेकिन उसकी आवाज में हल्की सी थरथराहट ने मुझे बताया कि यहाँ कुछ और दांव पर लगा था। मैं आखिरकार समझ गया, ये सब एक साझेदारी के बारे में नहीं है, है ना? ये तुम्हारे बेटे के बारे में है। सत्येंद्र का चेहरा पीला पड़ गया। विशाल मेरी सीधी बात पर हैरान लग रहे थे। तुम्हें कैसे पता? तुम्हारे बेटे की हालत बिगड़ रही है, मैंने जारी रखा। टुकड़े अपनी जगह पर गिर रहे थे। इलाज अब काम नहीं कर रहे हैं। आत्म पोषण गोली शायद उसकी आखिरी उम्मीद है। सत्येंद्र का शांत मुखौटा टूट गया। हाँ, उसने चुपचाप स्वीकार किया। डॉक्टर कहते हैं कि उसके पास कुछ महीने, शायद कुछ हफ्ते हैं। जो कुछ भी वे कर रहे हैं वह मदद नहीं कर रहा है। मैं आगे झुका। और अब तुम मेरे पास आने के लिए इतने हताश हो गए हो, वही तुच्छ इंसान जिसे तुमने एक बार खारिज कर दिया था, क्योंकि मैं ही शायद उसे बचाने वाला एकमात्र व्यक्ति हूँ। मैं तुम्हें कंपनी में शेयर दूंगा, सत्येंद्र ने कहा। उसकी आवाज में हताशा का एक किनारा आ गया। 20%, 30, मैंने तुरंत पलटवार किया। 25, उसने तुरंत जवाब दिया। विशाल हमारी बातचीत को खुली आंखों से देख रहा था। ये वह सभ्य चर्चा नहीं थी जिसकी उसने योजना बनाई थी। मैंने सिर हिलाया। तुम मुझे गलत समझ रहे हो सत्येंद्र, मैं बातचीत नहीं कर रहा हूँ। मैं बस ये बता रहा हूँ कि मुझे तुम्हारी कंपनी की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारे संसाधनों की जरूरत नहीं है। मैं करुणा से तुम्हारे बेटे की मदद कर सकता था, लेकिन तुम्हारे पिछले व्यवहार ने मेरी सद्भावना को खत्म कर दिया है। सत्येंद्र के चेहरे से रंग उतर गया। कृपा करके, उसने फुसफुसाया, और उसकी आवाज में कच्चे जज्बात ने मुझे चौंका दिया। वह मेरा बेटा है। वह बस एक बच्चा है। उसे मेरी गलतियों के लिए भुगतना नहीं चाहिए। एक पल के लिए मैंने शक्तिशाली व्यापारिक मुगल को नहीं बल्कि बस एक पिता को देखा जो अपने बच्चे को खोने से भयभीत था। सब कुछ के बावजूद उस बात ने मेरे भीतर एक तार को छू लिया। राहुल, विशाल ने धीरे से हस्तक्षेप किया, मैं तुम्हारी स्थिति समझता हूँ, लेकिन यकीनन कोई ऐसी व्यवस्था होगी जो तुम दोनों के लिए काम कर सकती है। मैंने सत्येंद्र के चेहरे को एक लंबे समय तक देखा। ये रही मेरी पेशकश, मैं तुम्हारे बेटे का इलाज करूंगा। सत्येंद्र की आंखों में आशा चमक उठी। लेकिन तुम मेरे साझेदार नहीं बनोगे, तुम मेरे लिए काम करोगे। उसके बाद की चुप्पी बहरा करने वाली थी। तुम्हारा ठीक ठीक क्या मतलब है? सत्येंद्र ने आखिरकार पूछा। उसकी आवाज कसी हुई थी।
इसका मतलब है कि मुझे तुम पर एक साझेदार के रूप में भरोसा नहीं है। इसका मतलब है कि तुम मेरे चिकित्सा उत्पादों के वितरण और मूल्य निर्धारण के संबंध में मेरे निर्देशों का पालन करोगे। इसका मतलब है कि तुम मुझे जवाब दोगे। मैंने उसकी नज़र को स्थिर रखा। तुम्हारे संसाधन मेरे संसाधन बन जाते हैं, तुम्हारे संबंध मेरे संबंध बन जाते हैं। विशाल ने नए सम्मान और शायद डर के एक संकेत के साथ मेरी ओर घूर कर देखा। ये वह बातचीत नहीं थी जिसकी उसने इस मुलाकात को तय करते समय उम्मीद की थी। सत्येंद्र के हाथ मेज पर मुट्ठियों में कस गए। मैं उसे अपने गौरव के साथ जूझते हुए देख सकता था। उसका जबड़ा काम कर रहा था क्योंकि वह मेरी शर्तों पर विचार कर रहा था। और अगर मैं इनकार करूं तो? उसने पूछा, हालांकि हम दोनों जानते थे कि वह इनकार नहीं करेगा। तो कहीं और इलाज तलाशो, मैंने बस जवाब दिया। मैं तुम्हें शुभकामनाएं देता हूं। सेकंड बीतते गए। फिर मेरे सदमे में सत्येंद्र हुडा समूह के गर्वित शक्तिशाली प्रमुख धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठे और मेज के बगल में घुटनों के बल बैठ गए। कृपया, उसने कहा, उसकी आवाज टूट रही थी। मेरे बेटे को बचा लो। मैं जो कुछ भी कहोगे वह करूंगा। विशाल ने अपनी नजरें फेर लीं। सत्येंद्र को उसके पूर्ण समर्पण के क्षण में गोपनीयता दी। मैं खड़ा हुआ और मेज के चारों ओर चला गया। उठो, मैंने उसे चुपचाप कहा। हमारा सौदा हो गया है। जैसे ही सत्येंद्र उठा, उसकी आंखें अनछुए आंसुओं से चमक रही थीं। मुझे कोई विजय महसूस नहीं हुई, केवल दया और दृढ़ता का एक अजीब मिश्रण। ये व्यवसाय था और कुछ नहीं, और व्यवसाय में फायदा सब कुछ था। मैं कल तुम्हारे बेटे को देखने आऊंगा, मैंने कहा जैसे ही सत्येंद्र ने खुद को संभाला। उसके सभी मेडिकल रिकॉर्ड लाना। सत्येंद्र ने सिर हिलाया, उसके चेहरे पर राहत छा गई। धन्यवाद। मेरा फोन बजा। उसने उसे बीच में ही रोक दिया। मैंने स्क्रीन पर देखा, एक अज्ञात नंबर। आमतौर पर मैं ऐसी कॉल को नजरअंदाज कर देता, लेकिन कुछ ने मुझे जवाब देने पर मजबूर कर दिया। राहुल कुमार, मैंने कहा। श्रीमान कुमार, आवाज अपरिचित, तना हुआ था। मैं ईशा अग्रवाल के बारे में बात करने के लिए कॉल कर रहा हूँ। मेरा खून ठंडा हो गया। उसके बारे में क्या? उसे ले जाया गया है, आवाज ने कहा। 1 घंटे से भी कम समय पहले उसके परिवार की हवेली के बाहर से अपहरण कर लिया गया। श्रीमान माइकल अग्रवाल ने मुझे तुम्हें तुरंत सूचित करने के लिए कहा। मेरे चारों ओर का कमरा धुंधला होता चला गया। मैं केवल अपने दिल की धड़कन की आवाज सुन सकता था। कौन? मैं पूछने में कामयाब रहा। मेरे भीतर बढ़ रहे गुस्से के बावजूद मेरी आवाज जानलेवा रूप से शांत थी। हमें अभी तक नहीं पता। सुरक्षा फुटेज में काले रंग के कपड़े पहने हुए सशस्त्र लोग दिखाई दे रहे हैं। वे पेशेवर थे। मैंने एक और शब्द बोले बिना कॉल समाप्त कर दी और विशाल की ओर मुड़ा। मुझे तुम्हारी गाड़ी चाहिए। अपने सम्मान के लिए। विशाल ने सवाल नहीं पूछे। उसने बस मुझे अपनी चाबियां सौंप दी। बाहर काली बेंटली है। क्या हुआ? ईशा का अपहरण हो गया है, मैंने कहा, पहले से ही दरवाजे की ओर बढ़ रहा था। मेरे भीतर का खूनी गुस्सा फटने की धमकी दे रहा था। जिसने भी उसे लिया था उसने अभी अभी अपनी जिंदगी की आखिरी गलती की थी। राहुल, सत्येंद्र ने मेरे पीछे से पुकारा, उसकी आवाज में चिंता थी। तुम्हें मदद की जरूरत होगी। मेरी सुरक्षा टीम। मैं इसे खुद संभाल लूंगा। मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। मेरी आवाज बर्फ जैसी थी। फिर मैं चला गया, रेस्तरां से और रात में भागते हुए। जैसे ही मैं विशाल की गाड़ी में बैठा और इंजन चालू किया, केवल एक ही विचार ने मुझे खा लिया। मैं उसे खोजने के लिए इस शहर को ही ईंट करके फाड़ दूंगा। मेरे पीछे रेस्तरां में विशाल मिश्रा ने गंभीर चिंता के साथ सत्येंद्र हुडा को देखा। अंबरनगर, विशाल ने बुदबुदाया, खिड़की से मेरी गाड़ी को तेजी से जाते हुए देख रहा था। मुझे डर है कि चीजें अब बदलने वाली हैं। विशाल मिश्रा अपनी हवेली की खिड़की पर खड़े थे, दूर शहर की रोशनी को टिमटिमाते हुए देख रहे थे। ईशा अग्रवाल के अपहरण के बारे में कॉल ने उन्हें जितना उन्होंने स्वीकार करने की परवाह की, उससे कहीं ज्यादा हिला दिया था। अंबरनगर में कुछ बदल रहा था, कुछ अंधेरा और खतरनाक। महोदय, उनके सहायक दरवाजे पर दिखाई दिए। आपकी गाड़ी तैयार है। विशाल ने सिर हिलाया, उनकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। मैं अपनी ग्रामीण जागीर के लिए निकल रहा हूँ। मुझे यहाँ जो कुछ होने वाला है उससे कुछ दूरी चाहिए। बुद्धिमान चुनाव, महोदय। क्या मुझे किसी को आपके जाने की सूचना देनी चाहिए? नहीं, विशाल ने दृढ़ता से कहा। उन्हें सोचने दो कि मैं अभी भी शहर में हूँ। यह उस तरह से ज्यादा सुरक्षित है। जैसे ही उनकी गाड़ी उनकी हवेली से दूर चली गई, विशाल उस कॉल को प्राप्त करते समय राहुल कुमार के चेहरे की छवि को नहीं हटा सके। शांत व्यवसाय से कुछ पूरी तरह से आदिम और खतरनाक में परिवर्तन। सत्येंद्र हुडा का हाथ कांप रहा था जब उन्होंने अपने अध्ययन कक्ष का दरवाजा खोला। कुमार के साथ रात्रिभोज ही काफी तनावपूर्ण था, लेकिन ईशा अग्रवाल के अपहरण की खबर ने उनकी हड्डियों में सिहरन पैदा कर दी थी। कुछ गलत महसूस हो रहा था, बेहद गलत। पिताजी, आप आखिरकार घर आ गए। सत्येंद्र अपने बेटे की आवाज पर जम गए। जयंत उनकी चमड़े की कुर्सी पर आराम से बैठा था, पैर महोगनी डेस्क पर रखे हुए थे और सत्येंद्र के क्रिस्टल गिलास में ब्रांडी घुमा रहा था। जयंत, सत्येंद्र ने सावधानी से कहा,
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें अस्पताल में नहीं होना चाहिए। जयंत हंसा। शांत कमरे में आवाज अजीब तरह से तेज थी। आज मैं बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। जरूर यह सारी उत्तेजना होगी। उत्तेजना? सत्येंद्र धीरे धीरे कमरे में चले गए। उनके बेटे के व्यवहार में कुछ उन्हें बेचैन कर रहा था। जयंत की मुस्कान चौड़ी हो गई। क्या आपने नहीं सुना? शहर में पूरी तरह से हलचल है। ईशा अग्रवाल का अपहरण हो गया है। उसने ब्रांडी का एक और घूंट लिया। उसकी आंखें चमक रही थीं। काफी चौंकाने वाला है ना? सत्येंद्र को लगा कि उनका खून ठंडा हो गया है। जयंत, तुमने क्या किया है जो आप में कभी करने की हिम्मत नहीं थी? जयंत ने खड़े होकर जवाब दिया। मैंने हमारे भविष्य का नियंत्रण ले लिया है। मुझे बताओ कि तुम इसमें शामिल नहीं हो। सत्येंद्र ने मांग की। उनकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट से ऊपर थी। जयंत की मुस्कान विजयी थी। यह एकदम सही था पिताजी। दोषरहित निष्पादन। जब तक कोई इसका पता लगाएगा, अग्रवाल बर्बाद हो जाएंगे और हमारे पास वह सब कुछ होगा जो हम चाहते हैं। थप्पड़ की गूंज अध्ययन कक्ष में गूंजी। जयंत पीछे की ओर लड़खड़ा गया। सदमे में अपने लाल गाल पर हाथ रखते हुए अपने पिता को घूरने लगा। तुम बेवकूफ, सत्येंद्र ने फुसफुसाया। क्या तुम्हें पता है कि तुमने क्या किया है? तुमने किसे उकसाया है? मैंने हमारी स्थिति सुरक्षित कर ली है। जयंत ने चिल्लाकर जवाब दिया। अग्रवाल लड़की बहुत प्रभावशाली होती जा रही थी। कुमार के साथ उसका संबंध सब कुछ खतरे में डाल रहा था। कुमार? सत्येंद्र कड़वाहट से हंसे। मैंने अभी अभी उस आदमी को उसके अपहरण की खबर मिलते हुए देखा। उसकी आंखों में जो भाव था, वह कांप गए। वह इस शहर को तहस नहस कर देगा और वह तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसे वह नहीं मिल जाती। उसे कोशिश करने दो। जयंत ने उपहास किया। रास्ता सीधे गौरव सिंह की ओर जाता है। वह व्यवसायी होने का दिखावा करने वाला दयनीय व्यक्ति दोष अपने ऊपर ले लेगा, जबकि हम इस अराजकता से लाभ उठाएंगे। सत्येंद्र ने अपने बेटे को कंधों से पकड़ लिया। हमें शहर छोड़ना होगा, आज रात ही। केवल वही पैक करो जिसकी तुम्हें जरूरत है। छोड़ना है? क्या आप पागल हैं? ये हमारा पल है। अगर हम रुकते हैं तो ये हमारा पतन है। सत्येंद्र चिल्लाए। लेकिन पहले हमें गौरव को स्थायी रूप से शांत करने की जरूरत है। जब वे उसे ढूंढ लेंगे तो उसे बात करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। जयंत की आंखें चौड़ी हो गईं। आप चाहते हैं कि तुमने इसे शुरू किया, तुम इसे खत्म करोगे? सत्येंद्र ने ठंडेपन से कहा। इसे आत्महत्या जैसा दिखाओ। एक आदमी जो अपनी हताश योजना के गलत होने के बाद अपराधबोध से ग्रस्त हो गया। जैसे ही जयंत कमरे से चला गया, सत्येंद्र अपनी कुर्सी में गिर गए, ये सोचकर कि यह सब इतना भयानक रूप से गलत कैसे हो गया था। मैं अग्रवाल की हवेली के दरवाजों से फटा। मेरा दिल मेरी पसलियों के खिलाफ धड़क रहा था। सामान्य रूप से बेदाग प्रवेश कक्ष अराजकता में था। सुरक्षाकर्मी इधर उधर भाग रहे थे। फोन लगातार बज रहे थे। आवाजें तत्काल बातचीत में उठाई जा रही थीं। आंसुओं से भरे गालों वाली एक अधेड़ उम्र की महिला मेरी ओर दौड़ी। श्रीमान कुमार, भगवान का शुक्र है कि आप यहाँ हैं। माइकल अग्रवाल कहाँ हैं? मैंने पूछा, अपने गुस्से को मुश्किल से रोकते हुए। पुलिस स्टेशन में, उसने जवाब दिया। मैं महोदया अग्रवाल की निजी सचिव हूँ। वह अक्सर आपके बारे में बात करती थीं। मेरा सीना कस गया। मुझे सब कुछ बताओ, कुछ भी मत छोड़ो। वह मुझे एक छोटे से कार्यालय में ले गई, हंगामे से दूर। ये सब इतनी जल्दी हुआ? 3 वाहन, पेशेवर टीम। उन्होंने गेट के ठीक बाहर उसकी गाड़ी को रोक लिया। उसके अंगरक्षक कहाँ थे? मैंने पूछा। मेरी आवाज खतरनाक रूप से शांत थी। सचिव का चेहरा सिकुड़ गया। इसीलिए मुझे आपसे अकेले में बात करने की जरूरत थी। महोदया अग्रवाल, उन्होंने कल उन सबको फिर से नियुक्त कर दिया था। मैंने माथे पर बल डाला। कहाँ फिर से नियुक्त किया? तुम्हारे पास, श्रीमान कुमार। उसकी आवाज में आरोप के साथ कठोरता आ गई। नीलामी में हुई घटना के बाद वह तुम्हारे खिलाफ खतरों के बारे में चिंतित थीं। उन्होंने दूर से तुम पर नजर रखने के लिए अपनी पूरी सुरक्षा टीम को भेज दिया। इस रहस्योद्घाटन ने मुझे एक शारीरिक प्रहार की तरह मारा। ईशा ने खुद को असुरक्षित छोड़ दिया था मेरे लिए। इसका बोझ लगभग मुझे मेरे घुटनों पर ले आया। मुझे उसका कमरा देखना है, मैंने अपनी आवाज को स्थिर रखने के लिए लड़ते हुए कहा। उसके दादाजी ने सख्त निर्देश दिए थे कि कोई भी। मुझे परवाह नहीं है कि उसके दादाजी ने क्या कहा, मैंने बीच में ही रोक दिया। मेरा धैर्य खत्म हो गया था। ईशा का अपहरण हो गया है क्योंकि उसने मेरी रक्षा करने की कोशिश की। मैं उसे ढूंढूंगा, लेकिन मुझे पहले उसकी कोई चीज चाहिए। सचिव ने मेरे चेहरे का अध्ययन किया, फिर अनिच्छा से सिर हिलाया। मेरे पीछे आओ। ईशा का शयन कक्ष सुरुचिपूर्ण फिर भी व्यवहारिक था, ठीक उसकी तरह। हवा में उसके इत्र का एक हल्का निशान बाकी था, जिससे मेरा सीना लालसा और डर से दर्द कर रहा था। वह अभी क्या सहन कर रही थी? क्या उसे चोट लगी थी? क्या वह भयभीत थी? क्या आप मुझे एक पल के लिए अकेला छोड़ सकती हैं? मैंने सचिव से पूछा। जब दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया तो मैं ईशा की ड्रेस की ओर बढ़ा और उसकी चीजों में से खोजना शुरू किया। मुझे कुछ बहुत ही व्यक्तिगत चाहिए था, कुछ जिसमें उसका सार हो।
मेरी उंगलियों को वह मिल गया जिसकी मैं तलाश कर रहा था, उसका हेयर ब्रश। मैंने सावधानी से उसके काले बालों का एक एकल लट निकाला और उसे रोशनी में पकड़ा। जो मैं करने वाला था वह खतरनाक था। ये तकनीक अच्छे कारण से वर्जित थी, इसके लिए अभ्यासकर्ता से रक्त बलि की आवश्यकता थी। लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। ईशा के गायब रहने का हर मिनट एक और मिनट था जिसमें वह पीड़ित हो सकती थी। मैं फर्श पर पालथी मारकर बैठा, बालों के लट को अपनी हथेली में रखा और अपनी जेब से एक छोटी चाकू निकाली। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने अपनी बाईं हथेली को काट दिया, खून को ईशा के बालों के चारों ओर जमा होने दिया। रक्त को खोजता है, सार को बुलाता है, मैंने फुसफुसाया, अपने पिता के ग्रंथों में खोजे गए प्राचीन खोज अनुष्ठान को शुरू करते हुए। जो छिपा है उसे प्रकट करो, जो खो गया है उसे दिखाओ। जैसे ही अनुष्ठान मेरी जीवन शक्ति पर खींचना शुरू हुआ, मेरे शरीर में दर्द की लहर दौड़ गई। मेरी दृष्टि धुंधली हो गई और मेरे माथे पर पसीना टपकने लगा। ये तकनीक एक अनुभवहीन अभ्यासकर्ता को मार सकती थी, ये चिंताजनक दर से मेरी ऊर्जा को खत्म कर रही थी। लेकिन अचानक मैंने उसे देखा, ईशा का एक दर्शन। वह बेहोश थी, एक ठंडे पत्थर के फर्श पर पड़ी थी। उसके चारों ओर दीवारों में अजीब प्रतीक खुदे हुए थे। मैंने स्थान को पहचाना, शहर के उत्तरी बाहरी इलाके में एक परित्यक्त मंदिर, एक ऐसी जगह जिसके बारे में सदियों पहले काले अनुष्ठानों के लिए इस्तेमाल होने की अफवाह थी। मैं एक कराह के साथ संबंध तोड़ दिया, लगभग आगे की ओर गिर गया। मेरे नाक से खून टपक रहा था और मेरे हाथ बेकाबू रूप से कांप रहे थे। इस तकनीक ने मुझसे जितना मैंने उम्मीद की थी उससे ज्यादा ले लिया था, लेकिन इसने काम किया था। दरवाजा खुला और सचिव दौड़कर अंदर आए। श्रीमान कुमार, आप खून बह रहा है। मैं मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा हुआ, अपने हाथ के पिछले हिस्से से अपनी नाक से खून पोंछते हुए। मैंने उसे ढूंढ लिया है। कैसे? तुमने अपने साथ क्या किया? उसकी आंखें सदमे और डर से चौड़ी थीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने कहा, अपनी कमजोर स्थिति के बावजूद दरवाजे की ओर बढ़ते हुए। मेरी दृष्टि अभी भी तैर रही थी, लेकिन दृढ़ संकल्प ने मुझे आगे बढ़ाया। मैं जानता हूं कि ईशा को कहां रखा गया है। आपको चिकित्सा सहायता की जरूरत है। मुझे जो जरूरत है वह उसके पास पहुंचने की है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, मैंने तीखेपन से बीच में काट दिया। सचिव चुप हो गई, चिंता और विस्मय के मिश्रण के साथ मुझे देख रही थी। मैं दरवाजे पर रुका, उसकी ओर मुड़ते हुए, जिसकी आंखें मुझे पता था कि ठंडे, जानलेवा उद्देश्य से भरी थीं। मैंने महोदया अग्रवाल का स्थान ढूंढ लिया है। मैं उसे सुरक्षित वापस लाऊंगा। एक और शब्द बोले बिना मैं कमरे से, घर से, रात में बाहर निकल गया। अनुष्ठान ने मुझे शारीरिक रूप से कमजोर कर दिया था और लड़ाई ने मेरे पास जो थोड़ी ऊर्जा बची थी उसे बहा दिया था, लेकिन क्रोध और उद्देश्य ने मुझे आगे बढ़ाया। गौरव सिंह ने अपनी जिंदगी की सबसे गंभीर गलती तब की थी जब उसने ईशा को निशाना बनाया था। और इस रात के खत्म होने से पहले मैं सुनिश्चित करूंगा कि वह ठीक ठीक समझे कि मेरे क्रोध को उकसाने की क्या कीमत होती है। गुफा की नम ठंडक मेरे कपड़ों से रिस रही थी क्योंकि मैं अंधेरे में गहराई तक दौड़ रहा था। हर सेकंड एक अनंत काल जैसा लग रहा था। मेरा दिल मेरी पसलियों के खिलाफ धड़क रहा था और मेरे फेफड़े परिश्रम से जल रहे थे, लेकिन मैं धीमा नहीं हो सकता था। जब ईशा खतरे में थी तो नहीं। हिम्मत रखो, मैंने अंधेरे में फुसफुसाया। मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूं, ईशा। खोज अनुष्ठान ने मुझसे जितना मैंने उम्मीद की थी उससे ज्यादा ले लिया था। मेरे नाक से अभी भी कभी कभी खून टपक रहा था और मेरी दृष्टि किनारों पर धुंधली हो रही थी। लेकिन इनमें से कोई भी बात मायने नहीं रखती थी। जो कुछ मायने रखता था वह उसे ढूंढना था इससे पहले कि मैं उस विचार को भी पूरा नहीं कर सका। किसी के भी ईशा को चोट पहुंचाने के विचार ने मेरे भीतर कुछ आदिम और हिंसक को जगा दिया। संकीर्ण मार्ग अचानक एक बड़े कक्ष में चौड़ा हो गया और मैंने आगे आवाजों की गूंज सुनी। मैंने अपनी गति धीमी कर दी, अब चुपचाप चल रहा था, सुन रहा था। मुझे परवाह नहीं है कि मालिक ने क्या कहा, एक कठोर आवाज ने शिकायत की। हम घंटों से इस बदबूदार गुफा में बैठे हैं। अगर हम थोड़ी मस्ती पहले कर लें तो किसे पता चलेगा। मेरे खून ने मेरी नसों में बर्फ का रूप ले लिया। वह एक सुंदर छोटी चीज है, दूसरी आवाज सहमत हुई। मौके को बर्बाद करना शर्म की बात है। मैंने एक चट्टान के चारों ओर झांका और आखिरकार उन्हें देखा। दो आदमी ईशा के ऊपर खड़े थे, जो दीवार के खिलाफ अपनी पीठ करके बैठी थी, उसके हाथ उसके सामने बंधे हुए थे। उसकी स्थिति के बावजूद उसका चेहरा शांत बना हुआ था, लगभग अजीब तरह से शांत। आप उन लोगों के लिए बहुत आत्मविश्वास से भरे लगते हैं जो मरने वाले हैं, उसने कहा, उसकी आवाज स्थिर थी। उसके अपहरणकर्ताओं ने एक दूसरे को देखा, फिर हंसी में फूट पड़े। उसकी सुनो, लंबा वाला हाँफते हुए बोला, हम कहीं से मीलों दूर हैं, प्यारी। कोई नहीं जानता कि तुम यहाँ हो। छोटा आदमी नीचे बैठ गया, उसके चेहरे तक पहुंचते हुए। चलो देखते हैं कि तुम अभी भी बहादुर बातें कर रही हो या नहीं। जब मैंने उसे खत्म नहीं होने दिया, मैंने जमीन से एक पत्थर पकड़ा और उसे अपनी पूरी ताकत से फेंका। वह एक भयानक दरार के साथ उसकी कनपटी पर लगा और वह जमीन पर गिर गया।
लंबा अपहरणकर्ता घूम गया, उसका हाथ उसकी कमर पर बंदूक के लिए पहुंच रहा था। यह क्या? मैं रोशनी में कदम रखा, उसे मुझे पूरी तरह से देखने दिया। उससे दूर हटो, अभी। मान्यता में उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। कुमार, तुम हमें कैसे ढूंढ पाए? राहुल। ईशा की आवाज थोड़ी टूट गई, उसके शांत भाव में पहली दरार। आदमी ने अपनी बंदूक निकाली, लेकिन मैं पहले से ही चल रहा था। मैंने 2 कदमों में हमारे बीच की दूरी को खत्म कर दिया। इससे पहले कि वह निशाना साध पाता, उसके हाथ से हथियार गिरा दिया। उसकी मुट्ठी मेरे चेहरे पर लहराई और मैंने उसे जुड़ने दिया, अपने गुस्से के माध्यम से प्रभाव को मुश्किल से महसूस करते हुए। मैं चाहता था कि वह सोचे कि उसके पास एक मौका था। मैंने उसका गला पकड़ा, उसे सांस लेने के लिए संघर्ष करने के लिए पर्याप्त निचोड़ा। तुम्हें किसने भेजा? मैंने मांग की। नर्क में जाओ, उसने थूका। उससे नजर हटाए बिना मैंने ईशा को संबोधित किया। क्या तुम्हें चोट लगी है? नहीं, उसने जवाब दिया, उसकी आवाज अब ज्यादा स्थिर थी। उनके पास समय नहीं था। मेरे माध्यम से राहत बाढ़ की तरह दौड़ गई, जिससे मेरे घुटनों को एक पल के लिए कमजोर कर दिया। फिर मैंने उस आदमी पर फिर से ध्यान केंद्रित किया जो मेरे हाथ पर पंजा मार रहा था। आखिरी मौका, मैंने उसे चेतावनी दी। तुम्हें किसने किराए पर लिया? दूसरा अपहरणकर्ता अब हिल रहा था, अपने खून बहते सिर को पकड़कर कराह रहा था। मैंने पहले आदमी को छोड़ दिया, उसे सीने में जोर से लात मारी ताकि वह गिर जाए। फिर मैं दूसरे की ओर मुड़ा, अपने पैर को उसके गले के खिलाफ दबाते हुए। तुम्हारा दोस्त बात नहीं करना चाहता। शायद तुम ज्यादा स्मार्ट हो। हम कुछ नहीं जानते, वह हाँफते हुए बोला। हमें बस लड़की को पकड़ने के लिए भुगतान किया गया था। मैंने दबाव को थोड़ा बढ़ाया। किसने? गौरव, आदमी ने दम घोंटते हुए कहा। गौरव सिंह, उसने सब कुछ व्यवस्थित किया था। पहले अपहरणकर्ता ने शाप दिया। अपना मुंह बंद करो, बेवकूफ। गौरव सिंह, बेशक, वह आदमी जिसे मैंने नीलामी में अपमानित किया था, वह आदमी जिसका करियर मैंने लगभग नष्ट कर दिया था, वह आदमी जिसे मैंने जीने दिया था। मेरी गलती, मेरी भयानक गलती। मैं ईशा के पास चला गया, उसके पास घुटने टेककर उसके बंधन खोलने के लिए। मुझे खेद है, मैंने फुसफुसाया जैसे ही मैं रस्सियों पर काम कर रहा था। मेरी उंगलियां कांप रही थीं। यह मेरी गलती है। जब मेरे पास मौका था तो मुझे गौरव को खत्म कर देना चाहिए था। उसकी आंखें मुझसे मिलीं, सब कुछ के बावजूद स्थिर और साफ। तुम नहीं जान सकते थे। मुझे जानना चाहिए था, मैंने जोर दिया, आखिरकार उसके हाथ आजाद करते हुए। मैं जानता था कि वह किस तरह का आदमी था। जैसे ही रस्सियां गिर गईं, ईशा ने अपनी कलाइयों को रगड़ा। जहां उसे बहुत कसकर बांधा गया था, वहां लाल निशान थे। उन निशानों को देखने से मेरे माध्यम से ताजा गुस्सा दौड़ गया। अपहरणकर्ता अब दोनों अपने पैरों पर थे, हमें सावधानी से देख रहे थे, शायद भागने के अपने अवसरों की गणना कर रहे थे। मैं उनकी ओर मुड़ा, ईशा के सामने रक्षात्मक रूप से खड़ा हो गया। तुम उसे चोट पहुंचाने वाले थे, मैंने कहा, मेरी आवाज भ्रामक रूप से शांत थी। तुम उसके साथ कुछ अकल्पनीय चीजें करने वाले थे। देखो यार, लंबा वाला घबराहट से बोला, हम बस आदेशों का पालन कर रहे थे। हम वास्तव में नहीं करने वाले थे। मुझसे झूठ मत बोलो, मैंने उसे बीच में ही काट दिया। मैंने तुम्हें सुना, मैंने तुम्हें उसके पास पहुंचते हुए देखा। वे पीछे हटे क्योंकि मैं आगे बढ़ा, डर अब उनकी आंखों में साफ था। गौरव बस चाहता था कि हम उसे पकड़ें, छोटा वाला बड़बड़ाया। तुम पर वापस हमला करने के लिए उसे एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल करो, बस यही। और फिर भी तुम उन साधारण निर्देशों का भी पालन नहीं कर सके, मैंने ठंडेपन से कहा। तुम्हें इसे और आगे ले जाना पड़ा। मैं आगे बढ़ा, पहले वाले को फिर से गले से पकड़ लिया। इस बार मैंने खुद को वापस नहीं रोका। मैंने उसे चट्टान की दीवार के खिलाफ इतनी जोर से पटका कि उसका सिर उछला। कृपा करके, वह हाँफा। मेरे पास पैसा है, मैं तुम्हें भुगतान कर सकता हूँ। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मैंने गुर्राया। मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ समझो। कोई भी जो ईशा को धमकी देता है, कोई भी जो उसे नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचता भी है। मैंने अपनी पकड़ कस दी। उन्हें बचकर जाने का मौका नहीं मिलता। छोटे अपहरणकर्ता ने भागने की कोशिश की, बाहर निकलने की ओर भागते हुए। पहले आदमी पर अपनी पकड़ ढीली किए बिना मैंने पुकारा, ईशा, मेरी दाईं जेब में एक कटार है। उसने मेरी जेब में पहुंचने और ब्लेड निकालने से पहले केवल एक पल के लिए संकोच किया। आश्चर्यजनक सटीकता के साथ उसने उसे फेंका। कटार भागते हुए आदमी की पिंडली में जा धंसी, उसे दर्द की एक चीख के साथ गिरा दिया। मैंने नई सराहना के साथ उसे देखा। अच्छी तरह से किया। मेरे दादाजी ने आत्मरक्षा प्रशिक्षण पर जोर दिया था, उसने एक छोटे से कंधे उचकाने के साथ समझाया। मेरी पकड़ में आदमी अब बैंगनी हो रहा था, उसकी आंखें बाहर निकल रही थीं। मैंने उसे बेहोश होने से ठीक पहले छोड़ दिया, उसे जमीन पर ढहने दिया, हवा के लिए हाँफते हुए। मैंने दूसरे अपहरणकर्ता को वापस घसीटा, उसे उसके साथी के बगल में फेंक दिया। गौरव सिंह, मैंने उनके ऊपर खड़े होकर कहा, मुझे सब कुछ बताओ। हाँफते हुए सांसों और भयभीत हकलाने के माध्यम से उन्होंने गौरव की योजना का खुलासा किया।
ईशा का अपहरण करना, मुझे उसकी सुरक्षित वापसी के बदले में मेरे सभी व्यावसायिक हितों को वापस लेने के लिए सार्वजनिक रूप से खुद को अपमानित करने के लिए मजबूर करना, फिर अंतिम बदले के रूप में उसे वैसे भी मार देना। उनके द्वारा बोले गए हर शब्द ने उनके भाग्य को सील कर दिया। मैंने गौरव के साथ एक गलती की, मैंने चुपचाप कहा, उनसे ज्यादा खुद से। मैंने दया दिखाई जब मुझे न्याय दिखाना चाहिए था। मैं वह गलती फिर से नहीं करूंगा। मैंने ईशा को देखा, उसका चेहरा पीला था लेकिन दृढ़ था। मार्ग में इंतजार करो, मैंने उसे बताया। तुम्हें ये देखने की जरूरत नहीं है। उसने मेरी नजर को एक लंबे समय तक पकड़ा, ठीक ठीक समझ रही थी कि मेरा इरादा क्या था। एक शब्द बोले बिना वह मुड़ी और कक्ष के प्रवेश द्वार की ओर चली गई। अपहरणकर्ताओं ने तब गुहार लगाना शुरू कर दिया। पैसा, जानकारी, अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी पेश कर रहे थे। मैंने उनकी हताश सौदेबाजी को ठंडे अलगाव के साथ सुना। तुमने उसे छुआ जो मेरा है, मैंने बस कहा। अगर मैं तब नहीं पहुंचता जब मैं पहुंचा, तो तुम और भी बुरा करते। उसके लिए केवल एक ही सजा है। मैं तेज सटीकता के साथ चला, पहले आदमी का सिर अपने हाथों के बीच पकड़ा। एक तेज, शक्तिशाली मोड़ और उसकी गर्दन एक श्रव्य दरार के साथ टूट गई। दूसरा आदमी चिल्लाया, पीछे की ओर रेंगते हुए जब तक वह दीवार से नहीं टकराया। मैं उसकी ओर विधिपूर्वक चला, एक शिकारी की तरह जो अपने शिकार को घेर रहा था। कृपा करके, वह सिसक रहा था। मेरा एक परिवार है। तुम्हें उनके बारे में तब सोचना चाहिए था जब तुमने एक निर्दोष महिला पर हमला करने का फैसला किया, मैंने जवाब दिया, उसके लिए पहुंचते हुए। एक पल बाद, ये हो गया था। मैं उनके शवों के ऊपर खड़ा था, न्याय की एक ठंडी भावना के अलावा कुछ भी महसूस नहीं कर रहा था। कोई भी जो ईशा को छूने की हिम्मत करता है, उसे मरना होगा। मेरे शब्द खाली कक्ष में गूंजे। मैंने एक गहरी सांस ली, खुद को स्थिर करते हुए, फिर जहां ईशा मार्ग में इंतजार कर रही थी, वहां चला गया। उसकी आंखें मुझसे मिलीं और मुझे वहां कोई न्याय नहीं दिखा, केवल एक शांत समझ थी। ये हो गया है, मैंने बस कहा। उसने सिर हिलाया, और गौरव, एक खतरनाक मुस्कान मेरे चेहरे पर फैल गई। वह अगला है। मैंने उसका हाथ पकड़ा, उसे बाहर निकलने और उसके परे रात की हवा की ओर ले गया। अनुष्ठान रक्त जादू ने मुझे कमजोर कर दिया था और लड़ाई ने मेरे पास जो थोड़ी ऊर्जा बची थी उसे बहा दिया था, लेकिन क्रोध और उद्देश्य ने मुझे आगे बढ़ाया। गौरव सिंह ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी जब उसने ईशा को निशाना बनाया था। और इस रात के खत्म होने से पहले मैं सुनिश्चित करूंगा कि वह ठीक ठीक समझे कि मेरे क्रोध को उकसाने की क्या कीमत होती है। पहाड़ी हवा मेरे चेहरे पर ताजी महसूस हो रही थी क्योंकि मैं ईशा को घुमावदार रास्ते से नीचे ले जा रहा था। उसने जोर दिया कि वह चल सकती है, लेकिन मैंने उसकी नहीं सुनी। वह जिस सब से गुजरी थी, उसके बाद आखिरी चीज जो मैं चाहता था वह ये थी कि वह खुद पर जोर डाले। इसके अलावा उसे अपने करीब पकड़े रहने से मुझे एक आश्वासन महसूस हुआ कि वह सच में सुरक्षित थी। तुम्हें मुझे पूरे रास्ते ले जाने की जरूरत नहीं है, ईशा ने कमजोर ढंग से विरोध किया, हालांकि उसकी बाहें मेरी गर्दन के चारों ओर कसकर लिपटी हुई थीं। मैं जानता हूं कि मुझे जरूरत नहीं है, मैंने जवाब दिया, मेरी आवाज अभी भी बचे हुए क्रोध से खुरदरी थी। मैं चाहता हूं। उसने अपना सिर मेरे कंधे पर टिका दिया, एक ऐसा हावभाव जिसने मेरे सीने में कुछ कस दिया। अपहरणकर्ता मर चुके थे, लेकिन मेरा गुस्सा कम नहीं हुआ था। अगर कुछ हुआ था, तो वह कुछ और कठोर, ज्यादा केंद्रित में बदल गया था। गौरव सिंह को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, और बहुत भारी चुकानी पड़ेगी। जब हम मेरी गाड़ी के पास पहुंचे, तो मैंने ईशा को धीरे से यात्री सीट पर बैठाया। जैसे ही मैं गाड़ी के चारों ओर ड्राइवर की तरफ गया, मैंने उसे एक ऐसी अभिव्यक्ति के साथ मुझे देखते हुए पकड़ा जिसे मैं ठीक से नहीं पढ़ सका। क्या? मैंने पूछा, पहिए के पीछे बैठते हुए। मैंने तुम्हें पहले कभी ऐसा नहीं देखा, उसने धीरे से कहा। तुम अलग हो। मैंने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ा, मेरी उंगलियों के जोड़ सफेद हो गए। कैसे अलग? ज्यादा अंधेरा, ज्यादा तीव्र, वह हिचकिचाई, ज्यादा खतरनाक। जैसे ही मैंने चाबी घुमाई, इंजन दहाड़ उठा। उन्होंने तुम्हें धमकाया, ईशा। वे तुम्हें। मैं वाक्य पूरा नहीं कर सका। अकेले इस विचार ने मुझे उन पुरुषों को फिर से मारना चाहा। लेकिन तुमने मुझे बचाया, उसने अपना हाथ मेरे हाथ पर रखने के लिए आगे बढ़कर कहा। अब ये सब खत्म हो गया है। मैंने उसकी ओर देखा। नहीं, ये खत्म नहीं हुआ है। तब तक नहीं जब तक गौरव को उसके किए का जवाब नहीं मिल जाता। अग्रवाल हवेली तक की ड्राइव ज्यादातर चुप्पी में गुजरी। मैंने अपने भीतर उमड़ रहे तूफान को रोकने के लिए लड़ाई लड़ी। ईशा को अपने गुस्से की गहराई से डराना नहीं चाहता था। एक या दो बार मैंने उसे अपने प्रोफाइल का अध्ययन करते हुए पकड़ा, उसकी अभिव्यक्ति विचारशील थी। मुझे खेद है कि यह हुआ, आखिरकार मैंने कहा जैसे ही हम उसके घर के पास पहुंचे, चुप्पी तोड़ते हुए। यह मेरी गलती है। गौरव ने मुझ तक पहुंचने के लिए तुम्हें निशाना बनाया। माफी मत मांगो, उसने दृढ़ता से जवाब दिया। ये तुमने नहीं किया, उसने किया। और उन पुरुषों ने जो कहा, उससे ऐसा लगता है कि वह कुछ समय से अपने बदले की योजना बना रहा था। मैंने गंभीरता से सिर हिलाया।
एक काय का बदला मुझसे सीधे मुकाबला करने के बजाय किसी ऐसे व्यक्ति के पीछे जाना जिसकी मैं परवाह करता हूँ। मेरे शब्दों पर उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं, लेकिन इससे पहले कि वह जवाब दे पाती, हम अग्रवाल हवेली के फाटकों पर पहुंच गए। सुरक्षाकर्मी तुरंत हमारे चारों ओर उमड़ पड़े, उनके चेहरे चिंता से कठोर थे। जैसे ही मैंने ईशा को गाड़ी से बाहर निकलने में मदद की, अंबरनगर के कई प्रमुख व्यक्ति आगे दौड़े। अग्रवाल परिवार के व्यापारिक सहयोगी, राजनेता जो पक्ष की तलाश में थे, सभी संकट में मददगार के रूप में देखे जाने के लिए गहरी चिंता का दिखावा कर रहे थे। महोदया अग्रवाल, भगवान का शुक्र है कि आप सुरक्षित हैं। हम बहुत चिंतित थे, पूरा शहर तुम्हें ढूंढ रहा था। ईशा ने अपनी रीढ़ सीधी की, तुरंत उस शक्तिशाली, प्रभावशाली महिला में बदल गई जिसे मैं इतनी अच्छी तरह से जानता था। अपनी परीक्षा के बावजूद, उसकी कलाइयों पर अभी भी दिखाई देने वाले रस्सी के निशानों के बावजूद, उसने पूर्ण शांत भाव के साथ उनका सामना किया। आप सभी की चिंता के लिए धन्यवाद, उसने ठंडेपन से कहा, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। श्रीमान कुमार ने स्थिति को संभाला है। उन्होंने तब मुझ पर अपना ध्यान केंद्रित किया, उनकी अभिव्यक्तियां जिज्ञासा और सतर्कता का मिश्रण थीं। खतरा खत्म हो गया है, मैंने सपाट रूप से कहा, कोई और स्पष्टीकरण नहीं दिया। ईशा की निजी सचिव भीड़ के माध्यम से धक्का मार कर आए, उसके चेहरे पर राहत साफ थी। महोदया अग्रवाल, आपके पिताजी को पहले ही स्थिति की जानकारी दे दी गई है। उन्होंने अंबरनगर युद्ध क्षेत्र में संपर्कों को जुटाया है। मैंने एक भान उठाए। अंबरनगर युद्ध क्षेत्र एक कुख्यात जिला था जहां शक्तिशाली परिवारों के बीच संघर्षों को अक्सर कानून के बाहर सुलझाया जाता था। अगर ईशा के पिताजी उस क्षेत्र के लोगों को शामिल कर रहे थे, तो चीजें नाटकीय रूप से बढ़ने वाली थीं। यह आवश्यक नहीं होगा, ईशा ने सहजता से जवाब दिया। कृपया मेरे पिताजी को सूचित करें कि मैं सुरक्षित हूं और तत्काल खतरे को संभाल लिया गया है। वह एकत्रित भीड़ की ओर मुड़ी। मैं आपकी चिंता की सराहना करती हूं, लेकिन मुझे आराम की जरूरत है। आप मुझे क्षमा करेंगे। उनके पास तितर बितर होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, हालांकि मैं उनकी आंखों में जलती हुई जिज्ञासा देख सकता था। इसमें कोई संदेह नहीं कि सुबह तक अंबरनगर में अफवाहें उड़ रही होंगी। जब हम अपेक्षाकृत अकेले थे, सिवाय उनकी सुरक्षा टीम के जो एक सम्मानजनक दूरी बनाए हुए थी, ईशा मेरी ओर मुड़ी। तुम्हें अंदर आना चाहिए, उसने कहा। तुम्हें भी आराम की जरूरत है। मैंने सिर हिलाया। मुझे घर जाना चाहिए, यह एक लंबी रात रही है। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। तुम घर नहीं जा रहे हो? यह कोई सवाल नहीं था। ईशा, तुम गौरव के पीछे जा रहे हो, उसने कहा। अभी मैंने इसे नकारने की परवाह नहीं की। उसने तुम्हारे अपहरण की साजिश रची। उसे यह समझने की जरूरत है कि वह एक जानलेवा गलती थी। उसने मुझे एक पल के लिए देखा, फिर सिर हिलाया। बस सावधान रहना। उन ठगों ने गौरव का उल्लेख किया, लेकिन ये किसी तरह ज्यादा बड़ा लगता है। मुझे यकीन नहीं है कि वह अकेला काम कर रहा है। उसकी अंतर्ज्ञान ने मुझे चौंका दिया। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? गौरव सिंह तुच्छ और प्रतिशोध लेने वाला है, लेकिन इस स्तर की योजना उसके बस से बाहर लगती है, उसने समझाया। और मुझे विशेष रूप से क्यों निशाना बनाया? वह तुम पर हमला करने के आसान तरीके खोज सकता था। उसकी सचिव लीना फिर से पास आई, घबराई हुई लग रही थी। महोदया अग्रवाल, मुझे ये बताना चाहिए कि आपके पिताजी ने अधिकारियों से भी संपर्क किया है। यह काफी महत्वपूर्ण होता जा रहा है। ईशा ने आह भरी। बेशक उन्होंने किया है। उन्हें बताओ कि मैं सुबह खुद उन्हें जानकारी दूंगी। जब सचिव चली गई, तो ईशा मेरी ओर मुड़ी। मुझसे वादा करो कि तुम सावधान रहोगे। अगर मेरी अंतर्ज्ञान सही है, तो यहाँ केवल गौरव के तुच्छ बदले से ज्यादा कुछ हो सकता है। मैं सावधान रहूंगा, मैंने उसे आश्वस्त किया, हालांकि हम दोनों जानते थे कि मैं झूठ बोल रहा था। वह मेरे करीब आए, अपनी आवाज धीमी करते हुए। अगर तुम खुद को मुसीबत में पाओ, तो मुझे कॉल करना। मेरे परिवार के पास संसाधन हैं। मैंने सिर हिलाया, हालांकि मेरा उसे और ज्यादा शामिल करने का कोई इरादा नहीं था। गौरव मेरी समस्या थी जिसे मुझे हल करना था। मैं कल तुमसे मिलने आऊंगा, मैंने वादा किया, अपनी गाड़ी में वापस चढ़ते हुए। जैसे ही मैं दूर चला गया, मैंने उसे अपने रियरव्यू मिरर में देखा। हर चीज के बावजूद वह लंबी और शांत खड़ी थी। मेरा दृढ़ संकल्प कठोर हो गया। गौरव को कीमत चुकानी पड़ेगी। आज रात गौरव सिंह का घर धन का एक आडंबरपूर्ण प्रदर्शन था, हालांकि अग्रवाल हवेली जितना प्रभावशाली नहीं था। मैंने एक ब्लॉक दूर गाड़ी पार्क की और पैदल ही परछाइयों में रहते हुए पास पहुंचा। सुरक्षा आश्चर्यजनक रूप से कम थी, या तो गौरव अति आत्मविश्वासी था या लागत कम कर रहा था। किसी भी तरह से इसने मेरा काम आसान कर दिया। मैं एक ऊँघते हुए गार्ड के पास से निकल गया और कुछ ही मिनटों में साधारण अलार्म सिस्टम को निष्क्रिय कर दिया। गौरव का कमरा ढूंढना मुश्किल नहीं था। मैंने महीनों पहले अपना शोध किया था, अपने सभी संभावित दुश्मनों पर जानकारी इकट्ठा की थी। मेरे एक घृणित दामाद के दिनों की पुरानी आदतें। जैसे ही मैं उसके दरवाजे के पास पहुंचा, मैं उसे अंदर सुन सकता था, खुद से बात करते हुए और टहलते हुए।
उन्हें अब तक कॉल कर देना चाहिए था, वह कह रहा था। उसकी आवाज चिंता से कसी हुई थी। इतना समय क्यों लग रहा है? मैं रुका, सुन रहा था। कुमार को मांगे घंटों पहले मिल जानी चाहिए थी। उन्होंने पुष्टि क्यों नहीं की? उसके टहलने में एक ठहराव। मुझे जानने की जरूरत है कि क्या वह शर्तों से सहमत हो गया है। मुझे जानने की जरूरत है कि क्या। मैंने काफी सुन लिया था। एक ही शक्तिशाली लात के साथ मैंने दरवाजे को तोड़ दिया, पूरे कमरे में टुकड़े उड़ा दिए। जैसे ही मैं उसके बेडरूम में कदम रखा, गौरव सिंह जम गया, उसके चेहरे से रंग उतर गया। वह अपने सिल्क पजामे में दयनीय लग रहा था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और चिंता से खींचे गए उसके बाल बिखरे हुए थे। कुमार, उसने हाँफते हुए फुसफुसाया। कैसे? तुम्हारे लोग कॉल नहीं करेंगे? मैंने ठंडेपन से कहा, उसकी ओर बढ़ते हुए। वे मर चुके हैं। वह पीछे की ओर लड़खड़ाया जब तक कि उसके पैर उसके बिस्तर के किनारे से नहीं टकराए। मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। कौन से लोग? कौन मर गया? मुझे झूठ से अपमानित मत करो, मैंने गुर्राया। तुम्हारे अपहरणकर्ताओं ने मुझे सब कुछ बताया इससे पहले कि मैंने उन्हें मार डाला। उसकी आंखें भागने या हथियार खोजने के लिए कमरे के चारों ओर उन्मत्त रूप से घूम रही थीं। यह एक गलतफहमी है। मैंने नहीं, तुमने ईशा को निशाना बनाया। मेरी आवाज और भी धीमी हो गई। तुमने सोचा कि तुम मुझ तक पहुंचने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हो। यह मेरा विचार नहीं था। वह बोल उठा, उसका शांत भाव पूरी तरह से टूट गया। मुझसे संपर्क किया गया था। उन्होंने कहा कि यह आसान होगा, कि हम बस तुम दोनों को थोड़ा डरा देंगे। मैं रुका। उन्होंने? किसने तुमसे संपर्क किया? मैं तुम्हें नहीं बता सकता, उसने फुसफुसाया। उसका चेहरा वास्तविक आतंक से विकृत हो गया। वे मुझे मार डालेंगे। अगर तुम नहीं बोले तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मैंने पलटवार किया, उसे गले से पकड़कर थोड़ा ऊपर उठा लिया। और कौन शामिल है? इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, उसके बेडरूम की खिड़की शीशे की बौछार में अंदर की ओर फट गई। 3 काले कपड़े पहने हुए व्यक्ति कमरे में घुस गए, प्रशिक्षित हत्यारों की तरह सटीकता के साथ चलते हुए। उससे दूर हटो, कुमार, नेता ने आदेश दिया, एक घुमावदार ब्लेड खींचते हुए जो मंद रोशनी में चमक रहा था। मैंने गौरव को छोड़ दिया, जो अपने बिस्तर पर गिर गया, हाँफते हुए। अंबरनगर युद्ध क्षेत्र अपना सम्मान भेजता है, नकाबपोश घुसपैठिए ने जारी रखा। इस मामले को तुम्हारे अधिकार क्षेत्र से परे बढ़ा दिया गया है। मैं हल्के से मुस्कुराया। क्या ऐसा है? अग्रवाल के पिताजी ने इसे एक पारिवारिक मामला होने का दावा किया है, आदमी ने समझाया। गौरव को उनके न्याय का सामना करना पड़ेगा, तुम्हारा नहीं। गौरव का चेहरा, जो पहले से ही पीला था, अब एक हरा रंग ले लिया। नहीं, उसने फुसफुसाया। अग्रवाल नहीं, कृपया, तुम नहीं समझते कि वे मेरे साथ क्या करेंगे। मैंने स्थिति पर विचार किया। युद्ध क्षेत्र के 3 प्रशिक्षित हत्यारे मेरे और मेरे शिकार के बीच खड़े थे। मैं उनसे लड़ सकता था, शायद जीत भी जाता, लेकिन यह अनावश्यक रूप से मामलों को जटिल बना देगा। बहुत अच्छा, आखिरकार मैंने कहा, पीछे हटते हुए। वह सब तुम्हारा है। जैसे ही हत्यारे अब सिसकते हुए गौरव को सुरक्षित करने के लिए चले गए, मैं नेता के करीब झुक गया। सुनिश्चित करें कि वह बात करे, मैंने फुसफुसाया। मैं जानना चाहता हूं कि और कौन शामिल था। आदमी ने एक बार सिर हिलाया। अग्रवाल के आदेश उस मामले पर तुम्हारे साथ मिलते हैं। हमें जवाब मिलेंगे। गौरव की भयभीत चीखें मेरे पीछे आईं जब मैं दूर चला गया। न्याय मिलेगा, हालांकि मेरे हाथ से नहीं। और जल्द ही मुझे पता चलेगा कि और किसने मेरा है उसे धमकाने की हिम्मत की थी। लेकिन जैसे ही मैं ठंडी रात की हवा में कदम रखा, ईशा के शब्द मेरे मन में गूंजे। ये गौरव अकेले संभाल सकता था, उससे ज्यादा बड़ा, ज्यादा संगठित लगता था। कोई और परछाइयों से धागे खींच रहा था, और मैं उन्हें ढूंढ लूंगा, चाहे वे कितनी भी गहराई में छिपने की कोशिश करें। मैं गौरव सिंह के कमरे में चुपचाप प्रवेश कर गया। मेरी आंखें मंद रोशनी में समायोजित हो रही थीं। वह एक काले कपड़े पहने हुए व्यक्ति से बहस कर रहा था, एक हत्यारा। इसमें कोई संदेह नहीं कि उसे चुप कराने के लिए भेजा गया था, इससे पहले कि वह बहुत ज्यादा प्रकट कर पाता। किसी ने भी मेरी उपस्थिति पर अभी तक ध्यान नहीं दिया था। कृपा करके, गौरव सिसक कर बोला, दीवार के खिलाफ पीछे हटते हुए। मैंने कुछ नहीं कहा है। मैं कसम खाता हूँ। हत्यारा करीब आया, उसका ब्लेड चांद की रोशनी को पकड़ रहा था। आदेश आदेश होते हैं, अब तुम एक दायित्व हो। मैंने अपना गला साफ किया। क्या मैं कुछ बीच में रोक रहा हूँ? दोनों आदमी घूम गए। हत्यारे की आंखें उसके नकाब के पीछे चौड़ी हो गईं, जबकि गौरव के चेहरे से रंग उतर गया। कुमार, गौरव फुसफुसाया, उसकी आवाज में आतंक और हताश आशा का मिश्रण था। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, हत्यारे ने कहा, मुझसे मुकाबला करने के लिए अपनी मुद्रा बदलते हुए। ये तुमसे संबंधित नहीं है। मैं हंसा, आवाज हास्य से रहित थी। ईशा अग्रवाल के खिलाफ एक साजिश मुझसे संबंधित नहीं है। यहीं पर तुम गलत हो। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, कमरा अचानक ठंडा महसूस हुआ। ईशा को उस पहाड़ी केबिन में बंधा हुआ खोजने के बाद से मैं जिस गुस्से को नियंत्रित कर रहा था, वह मेरी नसों में बर्फ की तरह उमड़ पड़ा।
तुमने उसके अपहरण की साजिश रची, मैंने गौरव से कहा, हत्यारे को नजरअंदाज करते हुए। तुम्हारे आदमियों ने उस पर हाथ डाला। क्या तुमने सोचा कि मैं उसे यूं ही जाने दूंगा? गौरव की आंखें मेरे और हत्यारे के बीच उन्मत्त रूप से घूम रही थीं। कुमार, कृपया, मैं सब कुछ समझा सकता हूं। यह मेरा विचार नहीं था। हत्यारा चला, उसका ब्लेड मेरे गले की ओर आ रहा था। मैं अभ्यासपूर्ण सहजता के साथ एक तरफ हट गया, उसकी कलाई पकड़ी और अपनी कोहनी उसके चेहरे में मार दी। उसकी नाक के टूटने की दरार ने उसकी दबी हुई चीख को विराम दिया। इससे पहले कि वह ठीक हो पाता, मैंने उसके हाथ से चाकू घुमाकर निकाला और उसे उसकी छाती में डाल दिया। वह फर्श पर गिर गया क्योंकि उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। गौरव चिल्लाया, पीछे की ओर रेंगते हुए, जब तक वह अपनी डेस्क से नहीं टकराया। हे भगवान, हे भगवान, तुमने उसे मार डाला। हाँ, मैंने कहा, सीधा होते हुए और अपना ध्यान फिर से उस पर केंद्रित करते हुए। और अब हम एक ईमानदार बातचीत करने वाले हैं कि ईशा के साथ क्या हुआ। गौरव के माथे पर पसीना टपक रहा था। यह इतना दूर जाने वाला नहीं था। उन्हें बस उसे डराना था, तुम्हें हमारी मांगों का पालन करने के लिए मजबूर करना था। हमारी मांगें? मैं करीब आया। और कौन शामिल था? जयंत हुड्डा, गौरव ने बोल दिया। हताशा ने उसे लापरवाह बना दिया। शुरुआत से ही यह उसकी योजना थी। उसने मुझसे संपर्क किया, कहा कि हम दोनों को तुम्हें एक पायदान नीचे गिराने से फायदा हो सकता है। मैंने अपना सिर झुकाया। श्यामगढ़ शहर से जयंत हुड्डा। गौरव ने उन्मत्त रूप से सिर हिलाया। हाँ, उसके परिवार के ऐसे संबंध हैं जो मेरे नहीं हैं। उसने आदमियों को प्रदान किया, मैंने स्थान प्रदान किया, लेकिन मैं कभी नहीं चाहता था कि उसे चोट पहुंचे। मैं कसम खाता हूं। और फिर भी उसे चोट पहुंची। मेरी आवाज एक खतरनाक फुसफुसाहट में धीमी हो गई। वह बंधी हुई थी, धमकाई गई थी, भयभीत थी। मुझे खेद है। अब उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। कृपया कुमार, मैं कुछ भी करूंगा। मैं हुड्डा के खिलाफ गवाही दूंगा। मैं जो भी मुआवजा चाहते हो वह भुगतान करूंगा। मैंने उसे एक पल के लिए देखा। मेरे सामने ये दयनीय, सिसकने वाला आदमी उस अहंकारी व्यवसायी की एक परछाई था जिसने एक बार मुझ पर नीची नजर डाली थी। जब वे अपनी खुद की मृत्यु का सामना करते हैं तो शक्तिशाली कितनी जल्दी गिर जाते हैं। एक समय था जब मैं दया दिखा सकता था, मैंने चुपचाप कहा। लेकिन वह समय बीत चुका है। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। नहीं, कृपया। आवाजाही तेज कुशल थी। उसके गले पर एक ही वार ने उसकी श्वासनली को कुचल दिया। गौरव ने अपनी गर्दन को पकड़ा, उसकी आंखें बाहर निकल गईं क्योंकि उसने सांस लेने के लिए संघर्ष किया। मैं उदासीनता से उसे दीवार से फर्श पर सरकते हुए देखता रहा। उसके पैर बेकार में लात मारते रहे जब तक आखिरकार वे शांत नहीं हो गए। दरवाजे से एक आवाज ने मुझे मुड़ने पर मजबूर कर दिया। शराफिना शर्मा सदमे में जम गई थी। उसकी चीख को दबाने के लिए उसका हाथ उसके मुंह पर था। राहुल, उसने फुसफुसाया, सालों में पहली बार मेरा पहला नाम इस्तेमाल करते हुए। तुमने क्या किया है? मैंने अपनी पूर्व पत्नी को घूर कर देखा। ठंडे अलगाव के अलावा कुछ भी महसूस नहीं कर रहा था। जो करने की जरूरत थी। उसने एक कदम पीछे लिया, दालान में एक सजावटी बेंच से टकरा गई। तुम बदल गए हो। तुम वह आदमी नहीं हो जिससे मैंने शादी की थी। हाँ, मैं सहमत हुआ। मैं वह कमजोर, निष्क्रिय आदमी नहीं हूं जिस पर तुम अब और चल सकती हो। वह आदमी उस दिन मर गया जिस दिन तुमने उसे धोखा दिया। उसके चेहरे पर डर की चमक दिखी। क्या तुम मुझे भी मार दोगे? सवाल हमारे बीच हवा में लटका रहा। इससे पहले कि मैं जवाब दे पाता, मेरा फोन बजा। मैंने स्क्रीन पर देखा, ईशा। मैंने वह बेंच पकड़ी जिससे शराफिना टकराई थी और उसे कमरे के पार फेंक दिया। वह उसके सिर से इंचों दूर दीवार से टकराई, जिससे वह चीख उठी और सहम गई। अगर तुम आज रात यहाँ जो देखा उसकी एक भी बात कहती हो, मैंने चेतावनी दी, तो अगली बार मैं इतना विनम्र नहीं रहूंगा। क्या तुम समझती हो? उसने उन्मत्त रूप से सिर हिलाया, उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। मैं उसके पास से चलते हुए फोन का जवाब दिया। ईशा, राहुल। उसकी आवाज स्थिर, नियंत्रित थी। मैं चाहती हूं कि तुम तुरंत हवेली पर आओ। हम 1 घंटे के भीतर श्यामगढ़ शहर के लिए निकल रहे हैं। श्यामगढ़ शहर? हाँ, मेरा मानना है कि हमारा हुड्डा परिवार के साथ कुछ काम है। मैं गंभीरता से मुस्कुराया। मैं 20 मिनट में वहां रहूंगा। जब मैं पहुंचा तो ईशा मेरा इंतजार कर रही थी, देर रात के बावजूद पूरी तरह से तैयार। उसकी सचिव, लीना, हाथ में एक टैबलेट के साथ उसके बगल में खड़ी थी। सही समय है, ईशा ने कहा जैसे ही मैं पास आया। गाड़ी तैयार है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि इस अचानक यात्रा का क्या कारण है? मैंने पूछा, उसके पीछे पीछे इंतजार कर रही लिमोजीन में जाते हुए। एक बार अंदर, गोपनीयता विभाजन ऊपर उठने के साथ ईशा की शांत अभिव्यक्ति थोड़ी सी फिसल गई। जयंत हुड्डा अपहरण की कोशिश के पीछे था। हमारे पास सबूत है। मैंने एक भान उठाए। तुम्हें पता था, लीना ने हमारे सामने अपनी सीट से कहा। महोदया अग्रवाल ने मुझे हफ्तों से हुड्डा परिवार की जांच करने के लिए कहा था। वे कई बाजारों में संदिग्ध चालें चल रहे हैं जहां अग्रवाल की दिलचस्पी है।
और ईशा ने जोड़ा, वे विशेष रूप से उन क्षेत्रों को निशाना बना रहे हैं जहां तुमने और मैंने सहयोग किया है। मैं चमड़े की सीट के खिलाफ पीछे झुक गया। तो अपहरण सिर्फ मुझे चोट पहुंचाने के बारे में नहीं था, ये व्यवसाय था, उसने पुष्टि की। उसकी आवाज कठोर थी। जयंत हुडा हमारी साझेदारी को बाधित करना चाहता था और हम दोनों को एक साथ कमजोर करना चाहता था। और अब ईशा के चेहरे पर एक छोटी, खतरनाक मुस्कान आ गई। अब मेरे पिताजी हुडा को एक आश्चर्यजनक दौरा दे रहे हैं। हम उनके साथ शामिल होने जा रहे हैं। लीना ने अपने टैबलेट पर कुछ टैप किया। हमारे स्रोतों के अनुसार सत्येंद्र हुडा, जयंत के पिताजी, को अभी अभी जो हुआ उसकी खबर मिली है। पूरा घर दहशत की स्थिति में है। मैंने गौरव के शरीर के बारे में सोचा जो उसके अध्ययन कक्ष के फर्श पर ठंडा हो रहा था। उन्हें दहशत में होना चाहिए। ईशा ने एक पल के लिए मेरे चेहरे का अध्ययन किया। गौरव सिंह मर चुका है ना? मैंने उसकी नजर से स्थिर रूप से मिला। हाँ, उसने एक बार सिर हिलाया, मानो संतुष्ट होकर। अच्छा है। बाकी यात्रा रणनीतिक चर्चा में गुजरी। लीना ने हुडा परिवार की कमजोरियों, उनकी व्यावसायिक संपत्तियों, उनके राजनीतिक संबंधों के बारे में विवरण प्रदान किया। जब तक हम श्यामगढ़ शहर की सीमाओं में पार हुए, हमारे पास एक व्यापक युद्ध योजना थी। मेरे पिताजी ने पहले ही आधारभूत कार्य शुरू कर दिया होगा, ईशा ने समझाया जैसे ही हम शहर के केंद्र के पास पहुंचे। सुबह तक हुडा को नियामक एजेंसियों से जांच, रद्द किए गए अनुबंध और जमे हुए खातों का सामना करना पड़ेगा। मैंने शहर की रोशनी को गुजरते हुए देखा। कभी कभी मैं भूल जाता हूं कि तुम्हारा परिवार कितना दुर्जय है। हम अपनों की रक्षा करते हैं, उसने बस कहा। उसका हाथ हमारे बीच सीट पर मेरे हाथ से छू रहा था। और तुम, राहुल कुमार, अब हमारे में से एक हो। इस बीच शहर के पार हुडा परिवार के निवास पर सत्येंद्र हुडा अपने अलंकृत अध्ययन कक्ष में उग्रता से टहल रहे थे। तुम बेवकूफ, उन्होंने अपने बेटे जयंत पर चिल्लाया, जो सिर झुकाए खड़ा था। तुमने ईशा अग्रवाल का अपहरण किया। क्या तुम अपना दिमाग खो चुके हो? पिताजी, यह इतना दूर जाने वाला नहीं था, जयंत ने कमजोर ढंग से विरोध किया। योजना बस, मुझे परवाह नहीं है कि योजना क्या थी। सत्येंद्र ने अपनी मुट्ठी अपनी डेस्क पर मारी। क्या तुम्हें पता है कि तुमने क्या किया है? अग्रवाल हमें नष्ट कर देंगे। घर में अचानक एक चुप्पी छा गई। नौकर मुख्य प्रवेश द्वार से दौड़कर दूर चले गए और सुरक्षा दल कठोर ध्यान में खड़ा था। सत्येंद्र का निजी सहायक अध्ययन कक्ष के दरवाजे पर दिखाई दिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। महोदय, उसने फुसफुसाया, हर्ष अग्रवाल यहाँ हैं। जयंत के चेहरे से रंग उतर गया। पिताजी,